जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो साथियों, आपके बीच पधार रहे हैं महाशय यूरोप, अर्थात यूरोप के बारे में हम आज जानेंगे। क्या इतिहास में जो हुआ राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी के जरिए हम आज एक चैप्टर को जानने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद को जानने से पहले थोड़ा बहुत यूरोप को जान लेते हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कुछ तो कारण होगा। तो इसीलिए साथियों हम इसे बताने जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। और पहले ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट का वीडियो है, अर्थात ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का ये सारा पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो साथियों ये टोटल पॉइंट्स हुए हैं 17। कितने? 17 पॉइंट्स हुए हैं। और ये सभी पॉइंट्स मैं आपको पर वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो पहले हम जान लेते हैं यूरोप को। तो यूरोप जो है ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा एक देश है, था, तो रहेगा भी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। तो यूनान जो है ना, उस समय ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश था। तो हुआ कुछ ऐसा कि ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा तो देश था, लेकिन हुआ क्या, वहां पर राष्ट्र प्रेम नहीं था, और जो भाईचारा होता है वो भाईचारा नहीं था। तो उस अंतराल क्या हुआ, तो यूरोप पर पर्सा जैसे शक्तिशाली देश उस पर शासन करने लगा। तत्पश्चात वहां पर क्या हुआ, इटली और जर्मनी जैसे देश वहां पर क्या हुए, तो गिर गए और कई टुकड़ों में बट गए। तो उसी पर राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप कैसा देश था, तो ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश था, और वहां पर जो है राष्ट्रवादी भावना का, मतलब कि राष्ट्रवादी और भाईचारे का कमी था, जिसके कारण कि वो गुलाम हो गया। और उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो कि है आप किस महादेश में अभी हैं, अर्थात भारत किस महादेश के अंदर आता है। तो अगर आपको पता हो तो भी बहुत अच्छा है, आप कमेंट कर सकते हैं। और नहीं तो मैं भी बता रहा हूं कि अभी हम लोग एशिया महादेश में हैं। कहाँ? एशिया महादेश में भारत आता है। ठीक उसी प्रकार यूरोप एक महादेश है, जिसमें कि इटली और जर्मनी जैसे देश यहाँ पर थे। इटली, जर्मनी, पोलैंड, बोहेमिया से घबराइएगा नहीं, क्योंकि बोहेमिया भी एक देश है। क्योंकि अभी जो है ना, ये दूसरे महादेश का बात चल रहा है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा बहुत देश सबका या जो भी राष्ट्रवादी नेता थे उस सब का नाम जो है ना बहुत अल्टर मिलेगा। आप होची मिन्ह है, चान फान बुए चाऊ, ऐसे ऐसे नाम है, तो आप सभी जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम पॉइंट्स को। तो पहले हम जानते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट में पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद का अर्थ परिभाषा परिचय। क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ परिभाषा परिचय। तो इसमें जो हम जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है, तो यही जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है, कैसे है, अर्थ परिभाषा वही एक ही चीज हुआ, अर्थ परिभाषा परिचय एक ही चीज हुआ। अब जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के ही थे, एक महान नेता और गरीबों की शुभचिंतक, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाया। उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे पॉइंट बाय। तो साथियों हमने यहाँ तक जान लिया 2 नंबर तक। और तीसरा नंबर क्या था? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन एक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी, जिसमें कि एक सम्मेलन हुआ था, जिसे ही वियना सम्मेलन कहा गया था। उसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और चौथा है हमारा मेटरनिक युद्ध। मेटरनिक जो है एक
विरोधी नेता हुआ करता था, जो कि ऑस्ट्रिया का था, और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कैसे राज किया था। तो आइए और दूसरा चीज जानते हैं कि 5वां नंबर जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या है? ये जुलाई 1830 ईस्वी में किसके खिलाफ कैसे हुआ था? तो जुलाई 1830 ईस्वी में चार्ल्स टेन एक शासक था जो कि विरोधी शासन कर रहा था, उसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए, उसके बाद है छठा में सन 1848 ईस्वी की क्रांति। तो ये भी क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति है जिसमें कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए ये आंदोलन या एक क्रांति हुआ था। तो अब 7वां नंबर है इटली का एकीकरण। अब इटली जो है, इटली एक देश का नाम है जो कि यूरोप महादेश में था, और वो जो है मतलब कि गुलाम हो गया था, जिस पर कि अलग अलग देश उस पर शासन कर रहा था, वो जानेंगे। और इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, जिसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है 8वां नंबर में इटली के एकीकरण में मेजनी, कॉन्टकाबूर और गेरिबाल्डी का योगदान। तो ये उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर आपको दिख रही होगी, 8वां नंबर में है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, कॉन्टकाबूर और गेरिबाल्डी का योगदान। आपको दिख रहा है या नहीं? दिख रहा होगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी, कॉन्टकाबूर और गेरिबाल्डी का योगदान आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद आते हैं हमारा पॉइंट 8वां के बाद नम्मा में है कि जर्मनी का एकीकरण। अब है क्या? जर्मनी का एकीकरण क्या है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ? जर्मनी का भी एकीकरण 1871 ईस्वी में ही हुआ था, जिसको कि हम लोग विस्तार से जानेंगे जब इसको पॉइंट्स वाइज लाएंगे वीडियो में तब। उसके बाद 10वां नंबर में है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था तो उसका योगदान क्या था बिस्मार्क का, उसे हम डिटेल में जानेंगे। जिस प्रकार से हमारे भारत में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता आए, ठीक उसी प्रकार से हम जानेंगे इसे भी, बिस्मार्क को भी। उसके बाद है कि विलियम प्रथम, ये जो है ये आई जैसे जो दिया गया है इसको हम लोग प्रथम पढ़ेंगे। क्या? प्रथम। यह विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो ये हम जानेंगे कि कैसे असंभव था। तो उसके बाद है 12वां नंबर यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। ये इसी यूरोप में एक यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद है कि हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया जो है एक ही वर्ड है, और बोहेमिया एक देश है। ठीक, हंगरी और पोलैंड और क्या है बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन। हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये भी हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया जो है एक देश है। बोहेमिया नाम सुन के आपको थोड़ा हंसी भी आ रही होगी, और नाम भी थोड़ा अजीब टाइप का है। तो इसका बहुत ही मतलब कि इसमें भी बहुत ही आंदोलन चला, जिसमें कि कई धार्मिक आंदोलन भी चला। तो उसको हम सभी इसी पॉइंट्स के जरिए हम जानेंगे कैसे आंदोलन हुआ, क्या हुआ। उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के परिणाम। यूरोप में राष्ट्रवाद जो उदय हुआ उसी का परिणाम हम जानेंगे। क्या? जैसे कि हमारे भारत में जो कई आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उसका परिणाम क्या मिला हमें और कैसे आज़ादी मिली, वो हम लोग को जानते हैं। और इस चैप्टर में जैसे कि हमारी इतिहास है, इसमें भी तीसरा चैप्टर शायद है भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत का भी हम जानेंगे। उसके बाद तो ये तो हम बता दिए। 14वां नंबर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के परिणाम। तो क्या क्या परिणाम है ये हम सब जानेंगे। उसके बाद 15 नंबर में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। आपको दिख रही है या नहीं? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, ये है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, ये एक
अमूल्य पॉइंट्स हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। जर्मनी कैसे था, कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, वो सब में जानेंगे। और बाधा, क्या क्या बाधा आई, कौन कौन से देश उसे क्या क्या मतलब किसने कुचाला, किसने क्या क्या, हम लोग सब एक एक पॉइंट को जाने। और 16 नंबर हमारा पॉइंट्स है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। इटली और जर्मनी जो था वो एक मतलब कि गुलाम देश था, इस पर कि ऑस्ट्रिया राज कर रहा था। उसी को हम जानेंगे किस तरह राज कर रहा था, उसी के भूमिका को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। और ये 17वां पॉइंट है हमारा, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। प्रमुख स्मरणीय तथ्य, ये 17 नंबर पॉइंट जो है, ये पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। हम प्रमुख स्मरणीय तथ्य जो है उसमें जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि हम आपको जब करवाएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे क्या मजा आता है इस प्रमुख स्मरणीय तथ्य में। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज का यही पॉइंट्स था जो कि मैं आपके सामने लाया। तो देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये यूरोप में राष्ट्रवाद का है, और इसको हम एक एक करके हर एक वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा। तो एक बार हम लोग फिर से जान लेते हैं, और आप लोग फेयर भी कीजिएगा, फेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको बाद में भी काम आ सके। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि पहला मतलब कि जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। पहला है राष्ट्रवाद का परिभाषा, परिचय, अर्थ। तो ये परिभाषा परिचय जो है ये सब एक ही शब्द है, परिभाषा को, परिचय को, अर्थ को सब एक ही में आ जाएगा, और हम सबको डिटेल वाइज बताएंगे। फिर जो है दूसरा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। क्या यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। तीसरा वियना सम्मेलन, तीसरा क्या है, वियना सम्मेलन। और चौथा है मेटरनिक युग, क्या है, मेटरनिक युग। उसके बाद पांचवा है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। पांचवा क्या है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। उसके बाद छठा है सन 1848 ईस्वी की क्रांति। उसके बाद सातवां जो है इटली का एकीकरण। क्या है, सातवां है इटली का एकीकरण। सातवां क्या है, इटली का एकीकरण। और आठवां जो है इटली के एकीकरण में मेजनी, कॉन्टकाबुर, उसके बाद और गेरिबाल्डी का योगदान। क्या, आठवां क्या है, इटली के एकीकरण में मेजनी, कॉन्टकाबुर और गेरिबाल्डी का योगदान। जिस प्रकार से हमारे भारत में महात्मा गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, चंद्रशेखर आजाद आए, जैसे कई नेता आए, ठीक उसी प्रकार जैसे योगदान रहा है, ठीक उसी प्रकार इसका भी योगदान रहा है इटली के एकीकरण में। तो इसे भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद 9वां है जर्मनी का एकीकरण। 10वां है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। उसके बाद 11वां है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। 12वां है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। 13वां है हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन। 14 नंबर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के परिणाम। और 15 नंबर है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। और जो है 16 नंबर है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका। तो और 17वां पॉइंट जो कि एक महत्वपूर्ण और अहम पॉइंट होता है, और ये जो है 17वां पॉइंट ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जिसको कि हम लोग डिटेल से जानेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।